नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जयललिता की जिंदगी एक फिल्म की कहानी की तरह थी, जिसकी एक्ट्रेस भी वही थी और डायरेक्टर भी। बस इस फिल्म का अंत उन्होंने नहीं लिखा। अम्मा की कहानी शुरू होती है अम्मू से। जयललिता की कहानी अम्मू के अम्मा बनने की ही कहानी है, लेकिन इसमें से ज्यादातर है अनसुनी ही। लेकिन कुछ ऐसे किस्से हैं जिन्हें जयललिता ने खुद सुनाया था। उन्हें कुछ और के साथ हाथ जोड़ने से ये कहानी कुछ यूं बनती है। जयललिता ना नेता बनना चाहती थी, ना अभिनेता। वो तो एक धाकड़ वकील बनना चाहती थी। वो अदालत के चक्कर नहीं काटना चाहती थी, बल्कि वहां जिरह करना चाहती थी। वो पढ़ने में सबसे आगे थी, स्कूल की टॉपर थी, लेकिन माँ ने उन्हें वकील की जगह एक्टर बना दिया। जयललिता ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि वो फिल्मों से दूर रहना चाहती थी। डांस करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी माँ भी फिल्मों में काम करे। लेकिन 2 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद अम्मू की माँ वेदवल्ली ने उसे तब के बेंगलौर में दादा दादी के पास छोड़ दिया और संध्या के नाम से तमिल फिल्मों में एक्टिंग करने लगी। अम्मू 10 साल की उम्र तक अपनी माँ से दूर रही। जयललिता का कहना था कि जब उनकी माँ बेंगलौर आती तो वो अपनी माँ की साड़ी अपने कपड़ों से बांध लेती ताकि वो उन्हें छोड़कर ना जाए। लेकिन सुबह होने पर माँ जाग चुकी होती थी और अम्मू अकेले वक्त गुजारती थी। जयललिता वकील बनने के लिए अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन होना कुछ और ही था। 13 साल की उम्र में एक दिन जयललिता अपनी माँ के पास एक फिल्म के सेट पर आई। उस दिन फिल्म में पार्वती का रोल निभाने वाली बाल कलाकार नहीं आई थी, तो डायरेक्टर के कहने पर उनकी मां ने अम्मू से वो रोल करने के लिए कहा। जयललिता पहले तो ऐसा करने के लिए तैयार ही नहीं हुई। वो सोचा कि एक दिन की ही तो बात है, लेकिन उस एक दिन ने उनकी आने वाली जिंदगी का फैसला कर दिया था। जयललिता ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों की बातें सुनी, अपनी माँ और अपने गुरु एमजीआर की। दोनों जयललिता को छोड़कर अचानक चले गए। जयललिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सिर्फ 4 साल तक ही बेफिक्री से जिंदगी जी पाई। उसके बाद की जिंदगी बंधी हुई थी। सुबह क्लासिकल गाने का रियाज, शाम 4 बजे तक स्कूल के बाद खेलने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। घर लौटते ही 2 डांस टीचर उनका इंतजार करते थे। जयललिता को ना गाना पसंद था, ना नाचना, फिर भी वो सब करती थी क्योंकि वो अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। जयललिता जब 15 साल की थी तब उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म में काम करने का मौका मिला। जयललिता ने उसे भी ना कह दिया, लेकिन किस्मत इस बार भी उनके खिलाफ थी। माँ की कमाई कम हो चुकी थी और घर की जरूरतें बढ़ गई थी। माँ के कहने पर अम्मू ने हाँ तो कह दी, लेकिन एक शर्त पर। वो फिल्म में एक्टिंग तो करेंगी, लेकिन सिर्फ छुट्टियों के वक्त। एक्टिंग के लिए वो पढ़ाई से समझौता नहीं करेंगी, इसलिए सिर्फ शनिवार और रविवार को ही वो शूटिंग के लिए जाती थी। लेकिन जब घर के खर्च बढ़ गए तो जयललिता को फिल्में ज्यादा और पढ़ाई कम करनी पड़ी। उनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब जयललिता ने पहली बार किसी फिल्म में लीड रोल किया तो उन्हें वो फिल्म देखने को ही नहीं मिली। लीड रोल वाली उनकी फिल्म, तमिल फिल्म वेन्निनरा अदाई को ए सर्टिफिकेट मिला था और जयललिता की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल ही थी। उस वक्त का सेंसर बोर्ड आज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा सख्त था। फिल्म में जयललिता साड़ी पहनकर झरने में डांस कर रही थी, इसलिए उसे ए सर्टिफिकेट दिया गया था। लेकिन फिल्म सुपरहिट हुई और जयललिता तमिल फिल्मों की स्टार बन गई। तमिल फिल्मों में स्कर्ट पहनने का चलन जयललिता ने ही शुरू किया और स्लीवलेस कपड़े भी वहां पहली बार जयललिता ने ही पहने थे। जयललिता ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोगों की बात सुनी, एक अपनी मां और दूसरे उनके गुरु एमजीआर। दोनों जयललिता को छोड़कर अचानक चले गए। एक इंटरव्यू में जयललिता ने बताया कि जब उनकी मां की मौत हुई तो वो बहुत अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उनकी दुनिया अपनी मां से ही शुरू होती थी और उन पर ही खत्म होती थी। वो डिप्रेशन में जा रही थी। मां के पास जाने का ख्याल जयललिता के मन में बार बार आया, लेकिन तभी जिंदगी में नया मोड़ आया। जयललिता की मुलाकात सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन से हुई। फिल्म के गाने में जयललिता को नंगे पांव डांस करना था। उस गर्म रेत पर जयललिता के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। ये देखकर एमजीआर ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया था। जयललिता और एमजी रामचंद्रन की जोड़ी तमिल फिल्मों की सबसे हिट जोड़ी है। दोनों की उम्र में 31 साल का फर्क था, लेकिन एमजीआर जयललिता के लिए सब कुछ थे। उस जमाने में जयललिता और एमजीआर को लेकर अखबारों में कई तरह की मसालेदार खबरें छपा करती थी, लेकिन इंटरव्यू में जयललिता ने कहा कि उनके बीच वही रिश्ता था जो एक गुरु और शिष्य में होता है। जयललिता ने यह जरूर माना कि एमजीआर उन्हें दुनिया की मुश्किलों और छल कपट से बचाकर रखना चाहते थे। जयललिता की जीवनी में एक किस्सा है जो इस बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान में उन दिनों की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के एक गाने में जयललिता को नंगे पांव डांस
डांस करना था, उस गर्म रेत पर जयललिता के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। ये देखकर एमजीआर ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया था। 70 के दशक में फिल्मों में हीरो का राज होता था। एमजीआर तो सुपरस्टार थे, पब्लिक उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, लेकिन जयललिता भी कम नहीं थी। एमजीआर ने जयललिता के सामने शर्त रखी कि वो किसी दूसरे हीरो के साथ काम ना करे, लेकिन जब एमजीआर ने दूसरी हीरोइनों के साथ काम करना शुरू किया तो जयललिता ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच अनबन तो हुई, लेकिन फिर मामला सुलझ गया। एमजी रामचंद्रन ने जब जयललिता को अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने ऐसा करने के लिए करीब 1.5 साल का वक्त लिया। जयललिता ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो राजनीति से दूर रहना चाहती थी, लेकिन एक दिन एमजीआर की एक बात ने उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1982 में एमजीआर ने जयललिता से कहा कि वो बीमार हैं और सिर्फ जयललिता पर ही 100% भरोसा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जया की जरूरत है। इसके बाद जयललिता राजनीति का हिस्सा बन गई। साल 1984 में वो राज्यसभा की सांसद बन गई, लेकिन 3 साल बाद सियासत फिर बदली। एमजी रामचंद्रन का निधन हो गया और जयललिता एक बार फिर अकेली पड़ गई। उस वक्त एमजीआर के पैर छूने के लिए भी जयललिता को धक्का मुक्की सहनी पड़ी। उन्हें एमजी रामचंद्रन के घर में घुसने तक नहीं दिया गया। जिस राजाजी हॉल में एमजीआर का शव रखा था, उसी के सिरहाने वो 2 दिनों तक खड़ी रही। जयललिता को एमजीआर के आखिरी सफर में भी शामिल होने नहीं दिया गया। उन्हें उनकी शव गाड़ी से जबरन नीचे उतार दिया गया। जयललिता की एक कमजोरी थी, उनका ज्योतिष विद्या पर अगाध विश्वास था। वो ज्योतिषी की सलाह पर सरकारों तक को गिरा और बना सकती थी, लेकिन जयललिता ने हार नहीं मानी। वो किसी न किसी तरह से एमजीआर की शव यात्रा का हिस्सा बनी रही। एमजीआर की पत्नी जानकी ने जयललिता को पार्टी में हाशिए पर पहुंचा दिया, लेकिन जयललिता ने अपनी बारी का इंतजार किया। जब जानकी के नेतृत्व में पार्टी बुरी तरह हारी तो वो खुद चलकर जयललिता के पास आ गई। इसके बाद 1989 में जयललिता कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और तमिलनाडु असेंबली में विपक्ष की नेता बन गई। उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी जयललिता के करीबी थे। वो चंद्रशेखर सरकार में मंत्री थे। चंद्रशेखर की सरकार ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद एक बार फिर से जयललिता ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 1991 में वो सबसे कम उम्र में प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। जयललिता लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी, मर्दों पर तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मर्दों को लेकर उनके मन में एक अजीब सी शंका रहती थी। जयललिता ने अपनी जिंदगी में कई बार रिश्तों को टूटते देखा। अपने पिता को लेकर भी उनकी यादें कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। बस एमजीआर इसका अपवाद थे। एमजीआर के जाने के बाद जयललिता की जिंदगी में शशिकला का प्रवेश हुआ। 1991 के चुनाव में शशिकला को फंड मैनेजर का रोल दिया गया था, लेकिन 1996 में आते आते शशिकला की वजह से उन्हें खासी बदनामी भी मिली। शशिकला के भतीजे सुधाकरन को जयललिता ने अपना बेटा मान लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब 2011 में गुजरात और आज देश के सबसे ताकतवर नेता ने उन्हें बताया कि शशिकला उनके खिलाफ साजिश रच रही हैं, तो जयललिता ने उन्हें अपने घर, जिंदगी और पार्टी से निकाल बाहर दिया। 4 महीने बाद शशिकला ने जयललिता से माफी मांगी और वापस उनकी जिंदगी में प्रवेश पा लिया। जयललिता के बारे में कहा जाता है कि जब वो कोई कसम खाती थी या वादा करती थी तो उसे पूरा जरूर करती थी। तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके ने जयललिता के साथ बदसलूकी की। उसके एक नेता ने उनकी साड़ी का पल्लू खींच लिया था, उसे फाड़ दिया था। जयललिता ने खुद बताया कि उन्हें उस दिन गालियां दी गई थी। इसके बाद जयललिता ने कसम खाई कि वो तभी विधानसभा में कदम रखेंगी जब विधानसभा महिलाओं के लिए महफूज होगी, और ऐसा हुआ भी। जयललिता फिर चुनाव जीती और उन्होंने इसका ऐसा बदला लिया जो डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की पार्टी कभी नहीं भूल सकती। उनकी सरकार में करुणानिधि को आधी रात को गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि अपना बदला पूरा होने के बाद जयललिता ने मंदिर में हाथी दान में दिया था। जयललिता की एक कमजोरी थी, उनका ज्योतिष विद्या पर अगाध विश्वास था। वो ज्योतिषी से सलाह लेकर सरकारों तक को गिरा और बना सकती थी। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उन्होंने गिराई तो ज्योतिषियों ने समर्थन वापस लेने की चिट्ठी लिखने का वक्त सुबह 9 से 10 बजे के बीच मुकर्रर किया था। जयललिता ने ठीक वैसा ही किया। जब 2016 में चुनाव हो रहे थे तो ज्योतिषियों ने कहा कि 28 अप्रैल 2016 को दोपहर 12:50 से 1:20 के बीच शुभ मुहूर्त है। इसी दौरान पार्टी के सभी उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन फाइल करें। इसके चलते मात्र 20 मिनट में उस दिन एआईडीएमके के 233 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था और जयललिता चुनाव जीत गई। जयललिता 5 और 7 को ही अपना भाग्यशाली अंक मानती थी और ये भी विचित्र संयोग है कि 5 दिसंबर को ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।